बुद्धिजीवी लोग हैं, चूंकि यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं तो इतनी हल्की बुद्धि के नहीं है, वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेते, वो चेन से लेते। नमस्कार। अभी आपने लखनऊ यूपी के सुनील कुमार शुक्ला नाम के सिपाही को जरूर सुना होगा, जिन्होंने यूपी पुलिस व्यवस्था के अंदर फैले भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार से बताते हुए 4 प्रमुख खुलासे किए। पहला खुलासा कि कुछ पुलिस कर्मचारी हर महीने पैसे देकर अपनी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगवाते हैं जहां कम ड्यूटी करनी पड़े। दूसरा खुलासा कि कुछ पुलिस कर्मचारी हर महीने पैसे देकर अपनी ड्यूटी कहीं पर भी नहीं लगवाते। तीसरा खुलासा, नीचे से लेकर कुछ पुलिस कर्मचारी ऊपर कुछ आईपीएस ऑफिसर्स तक इस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। चौथा खुलासा कि यह आईपीएस पढ़े लिखे होने की वजह से इतने चतुर होते हैं कि रिश्वत का पैसा सीधा नहीं पकड़ते ताकि वह किसी भी आरोप में फंस ना सकें। हालांकि सुनील कुमार शुक्ला ने यह भी बताया कि सभी पुलिस कर्मचारी और ऑफिसर्स भ्रष्टाचारी नहीं हैं। असल में अपनी नौकरी को खतरे में डालने वाले यूपी पुलिस के सुनील कुमार शुक्ला पहले सिपाही नहीं हैं जिन्होंने दीमक की तरह पुलिस व्यवस्था के अंदर फैल रहे इन कुछ भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर्स की पोल खोलनी शुरू की। इससे पहले भी कई सिपाहियों से लेकर खुद कुछ ईमानदार आईपीएस ऑफिसर्स इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी अनुशासन में रहकर इनके खिलाफ लिखित में शिकायतें दे रहे हैं, और जब अनुशासन में कोई सुन नहीं रहा होता तो कुछ कर्मचारी मजबूर होकर सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। कुछ कर्मचारी रिटायर होने के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कुछ अखबारों में लेख और किताबें लिख रहे हैं। इनमें से कुछ कर्मचारी सबूतों के साथ आगे आ रहे हैं, तो कुछ कर्मचारी पुलिस व्यवस्था से तंग आकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रशासन में साल 1993 के पहले से पनपते आ रहे एक गठजोड़ में इनकी जड़ें माफिया, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, कैबिनेट, एमएचए, विजिलेंस, सीबीआई और अब जुडिशरी तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए अनुशासन में रहकर सबूतों के साथ आगे आने वाले पुलिस कर्मचारी भी इन्हें नहीं उखाड़ पा रहे, बल्कि खुद अपनी ही नौकरियां गंवा रहे हैं। यहां तक कि ईमानदार आईपीएस ऑफिसर पद्मश्री श्री प्रकाश सिंह जी ने एक कार्यक्रम में इनकी जड़ों की गहराई का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने यूपी के टॉप 10 भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर्स की एक लिस्ट केंद्र सरकार को भेजकर आग्रह किया था कि अगर वह कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वह सबूत भी देने को तैयार है। लेकिन श्री प्रकाश सिंह जी खुलासा करते हैं कि उनके द्वारा दी गई इन भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, परंतु संबंधित मंत्रालय खुश जरूर हुआ, क्योंकि वह जो मनपसंद ऑफिसर्स ढूंढ रहे थे उनकी बनी बनाई लिस्ट तो उनके पास बैठे बैठे ही पहुंच गई। आखिर यह कौन सा ऐसा गठजोड़ है जिसका पता साल 1993 में लगा, जो इन भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर्स का कुछ बिगड़ने ही नहीं दे रहा। 12 मार्च 1993 दोपहर के 1:30 PM पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के सामने एक जबरदस्त बम ब्लास्ट होता है, और फिर 1:30 PM से लेकर 3:40 PM के बीच मुंबई में एक के बाद एक 11 जगह पर बम धमाके होते हैं। इस खूनी खेल में करीब 250 से ऊपर लोग मारे जाते हैं और 1500 के ऊपर गंभीर तौर पर घायल हो जाते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि इन बम धमाकों को अंजाम देने के लिए करीब 3000 किलो से ऊपर का आरडीएक्स इंडिया में महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के समुंदर किनारे बसे एक गांव शेखाड़ी से स्मगल किया गया, जिसे पार करवाने में भारत के कुछ कस्टम ऑफिसर्स को महाराष्ट्र में पनप रहे दाऊद इब्राहिम गैंग के द्वारा भारी रिश्वत दी गई। यानी कि इंडिया में फैल रहे भ्रष्टाचार का यह एक भयानक नतीजा था कि आरडीएक्स इंडिया में आया, जिसने कत्लेआम मचाया। भ्रष्टाचार के इस भयानक नतीजे को देखकर तब की सरकार बुरी तरह से चिंता में पड़ गई और तब के ईमानदार छवि के
आईएएस ऑफिसर श्री एनएन वोहरा को यूनियन होम सेक्रेटरी लगाया गया और 9 जुलाई 1993 को इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसका काम सिर्फ यह पता लगाना था कि इस भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी फैली हुई हैं और कैसे माफिया संगठन इंडिया में काम कर पा रहे हैं। और जब 5 अक्टूबर 1993 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसे वोहरा कमेटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो सारा सिस्टम ही दंग रह गया। पहली बार खुलासा हुआ कि हमारे पूरे देश में पुलिस, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का एक ऐसा भयानक नेक्सस यानी कि गठजोड़ काम कर रहा है, जिसमें कुछ नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेसी और कुछ बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जो हमारे देश की सरकार के उलट यानी कि एक पैरेलल गवर्नमेंट तक चला रहे हैं। और इस वजह से क्राइम सिंडिकेट्स और माफिया संगठन हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं और यह मिलकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और एक दूसरे को वक्त आने पर प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। इस गठजोड़ को खत्म करने के लिए इस रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया कि देश में एक टॉप सीक्रेट सेल होना चाहिए जो इंडिया में फैल रहे इस प्रकार के खतरनाक नेक्सस की हर बारीक जानकारी हासिल करे। और इस रिपोर्ट में विशेष तौर पर यह सुझाव भी दिया गया कि इस सीक्रेट नोडल सेल को एक सीनियर और भरोसेमंद ईमानदार अधिकारी ही संभाले, वरना यह सीक्रेट सेल ही अपने आप में घातक बन जाएगा। शुरू में तो इस वोहरा कमेटी रिपोर्ट को ही छिपाया जाने लगा और 2 साल तक इस रिपोर्ट के अनुसार कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। परंतु जुलाई 1995 में एक यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नैना साहनी का मर्डर हुआ तो हमारी संसद में इस कमेटी की रिपोर्ट पर फिर से चर्चा होने लगी कि यह नेक्सस तो अब टारगेट किलिंग्स भी करवा रहा है। तब मजबूर होकर 1 अगस्त 1995 को तब की सरकार ने इस वोहरा कमेटी रिपोर्ट को पहली बार हमारी संसद के सामने रखा और 2 अगस्त 1995 को एक नोडल एजेंसी तो बनाई गई, परंतु इसे इन्वेस्टिगेशंस करने को लेकर कोई इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं दी गई। इसलिए यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। 20 मार्च 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की नोडल एजेंसी बनाई गई है वह जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकती। हमारा मानना है कि इस नेक्सस वाले मामले को एक ऐसी लोकपाल जैसी संस्था के द्वारा निपटाया जाना चाहिए जो उच्चतम स्तर की स्वतंत्रता के साथ कार्य करे और हर प्रकार के प्रभाव और दबाव से पूरी तरह आजाद हो और उसके पास इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए भी फुल आवश्यक शक्तियां होनी चाहिए। परंतु आप लोगों को यह जानकर हैरानी होनी चाहिए कि आज तक ऐसी कोई स्वतंत्र संस्था बनाई ही नहीं गई जो इस नेक्सस को तोड़ सके, जबकि इसकी जड़ें साल 1993 वाली स्थिति से भी गहरी हो गई हैं और यह भ्रष्टाचार का पेड़ कई और बड़ी शाखाओं के साथ और भी बलवान और घातक होता जा रहा है। साल 2000 में हमारी संसद में ही पूछे गए एक सवाल के जवाब में तब की सरकार को यह बताना पड़ा कि बढ़ते नेक्सस के कारण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभर रहा है और इस संगठित अपराध के बहुत सारे रूप अब हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें आतंकवाद, नशे की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, फिरौती के लिए किडनैपिंग, प्रोस्टिट्यूशन, जाली नोट छापना तक सब शामिल है। आज बढ़ता नशा हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जबकि साल 2009 में तो खुद एक आईपीएस ऑफिसर सीधा ही ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल पाया गया और अब तो करप्शन के इस नेक्सस की नई शाखाएं नीट जैसे पेपरों को भी लीक करवा रही हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि इस पुलिस, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल, ब्यूरोक्रेट, टेररिस्ट और बिजनेसमैन नेक्सस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पुलिस है। इसके सहयोग के बिना ये नेक्सस पूरी तरह से अपंग हो जाता है और आईपीएस ऑफिसर्स पुलिस के लीडर्स होते हैं। यहां तक कि आज हर बड़ी जांच एजेंसी, चाहे वह सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या चाहे विजिलेंस हो,
या तो सबके हेड आईपीएस ऑफिसर्स होंगे या वह इनमें महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठे होंगे। 20 सितंबर 2020 को हमारी संसद में बढ़ते पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस को लेकर पूछा गया कि सरकार इसे तोड़ने के लिए क्या कर रही है, तो सरकार ने 49 सुझावों की लिस्ट संसद में रखी और कहा कि यह लिस्ट हमने सभी राज्यों और यूटीज को भेज दी है, क्योंकि इस नेक्सस को तोड़ने की पहली जिम्मेदारी इनकी है, केंद्र की नहीं। मैंने इस जवाब और इन सुझावों का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोगों को समय निकाल कर इसे जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें एक भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर के कई लक्षण भी अपने आप समझ आने लगेंगे। जहां वह पोस्टेड होगा वहां पर कोई निष्पक्ष ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी। भ्रष्टाचार के मामले तो होंगे, परंतु भ्रष्टाचार को रोकने वाले किसी भी सरकारी आदेश की पालना नहीं हो रही होगी। जहां वह पोस्टेड होगा वहां पर आरटी एक्ट के तहत सही जवाब नहीं मिलेगा और ना ही आरटी एक्ट की धारा 4 के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। ऐसा आईपीएस ऑफिसर किसी भी विषय में स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं करेगा और सरकारी वाहनों का निजी उपयोग होता भी साफ दिखाई देगा। हमारे पूरे देश में 5000 से भी कम आईपीएस ऑफिसर्स हैं और इनमें से ही कुछ भ्रष्ट हैं। अगर हमें यही पता नहीं चल पा रहा कि कौन आईपीएस भ्रष्ट है और कौन ईमानदार, तो हमें सभी आईपीएस ऑफिसर्स को शक की नजर से देखना चाहिए। ना तो हम इनका अपमान करें और ना ही सम्मान, और ना ही इन्हें किसी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएं। जब भी कोई आईपीएस ऑफिसर आपको कहीं पर भी नजर आए तो इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखकर उसके साथ वही सवाल जवाब वाला व्यवहार करें जो पुलिस एक शक्की व्यक्ति के साथ करती है।